हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं इस सीरीज़ में एनटीपीसी के जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था उन सभी का हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम देखेंगे रीजनिंग और मैथ के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस, और उसमें भी आपको मैं सबसे जो सटीक तरीका है उस तरीका का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप जहाँ पे आपको एक बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। यदि आपने मेरा कूपन कोड यूज़ किया SATY10 तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। साथ ही साथ आप ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप प्ले स्टोर में जाके मैकेनिकल फोरम यदि आपने ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ से, और साथ ही साथ आपको अपना परचेज करेंगे और जो भी आपका PDF है वो सारे PDF आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं इसी हौसले के साथ। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु है। ठीक है। और आपको बताने कि इसमें सबसे बड़ा गोले की त्रिज्या कितना होगा। सबसे बड़े गोले की त्रिज्या यदि आप बताओ तो यदि ये ऊंचाई हुआ, ये मेरा क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया L हुआ, और ये त्रिज्या हुआ, तो ये समकोण त्रिभुज बना रहे। और आपने ये बात तो पढ़ा हुआ कि जो ट्रिपलेट बनने का रूल है, तो यदि 6 8 है तो अगली भुजा हमारा अपने आप 10 हो जाएगा। और ये जो 10 होगा तो यही तो मेरा क्या होगा लेटरल वाला है ना, तिर्यक ऊंचाई। बातें समझ में आया। बस इसी का जिक्र यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो, इसके लिए सीधा फॉर्मूला का क्या यूज़ करेंगे भाई, R बराबर मतलब बड़े गोले, मतलब जितने शंकु के अंदर जितनी बड़ी से बड़ी गोली आ सकता है। यहाँ पे देख लो, ये रहा, ये जितना भी बड़ा से बड़ा गोला आ सकता है इसका, यहाँ पे आपको देख लो जितनी भी लंबी सबसे बड़ी गोला आ सकता है, ये क्या आ सकता है, ये वाला आ सकता है। तो इसकी हमें त्रिज्या मान लिया कि R है। तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला होता है कि R बराबर क्या होता है कि बड़े त्रिज्या R बराबर हो जाएगा HR, मतलब शंकु की ऊंचाई या गुने त्रिज्या, और बट्टे क्या, शंकु का तिर्यक ऊंचाई या प्लस का त्रिज्या। तो यहाँ पे 8 छक्का 48 और 10 छः 16। 48 को यदि आप 16 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि यदि किसी अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यू है। कितना है, 19,404 सेंटीमीटर क्यू है। तो आपको ये बात बतानी है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आपको चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप यदि डील करना चाहते हैं तो सबसे इजी मेथड ये है कि आप बस 11 और 7 की विभाज्यता का नियम याद रखना है आपको। यदि देखो, आप यदि यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको दिखेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई तो जरूर आएगा बाबू, और पाई आएगा तो मतलब क्या, 22/7 जरूर आएगा। और 22/7 का मतलब 22 तो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है। 22 हमारा 11 का मल्टीपल है। तो बस ये क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। हमें फॉर्मूला से नहीं जाना। आप यदि देखना चाहेंगे तो ये देखो, 11 का मल्टीपल है क्या, विषम संख्याओं का योग या तो 11 यदि विषम संख्याओं का अंतर या तो 0 या 11 का मल्टीपल होगा। तो देख लो, 1 और 3 4 और 8 7 15, इन दोनों में माइनस करोगे तो 11, और ये इसका ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें फॉर्मूला पे नहीं जाना। अगले क्वेश्चन की ओर देख लो भाई। ये भी आपका ये सेम चीज़ है कि एक 44 सेंटीमीटर वाला और 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयताकार कागज़ है, और लंबाई के सापेक्ष घुमाया जा रहा है। लंबाई घुमाए चौड़ाई घुमाए हमें उससे बहस नहीं करना। हमें बस इतना देखना, निकालना क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि बेलन का आयतन क्या करना। और आयतन में पाई आएगा, पाई का मान 22/7 मतलब 11 का डिविजिबल होगा। अब 11 का ऑप्शन में देखेंगे तो क्या ये तो है नहीं, क्या ये होगा डिविजिबल, क्योंकि विषम संख्याओं का जो माइनस है वो तो नहीं है, ये भी तो नहीं होगा। क्या ये होगा, 7 3 10, 7 दोनों नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी, बस सिंपल सा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ भी अगला क्वेश्चन आप देखना चाहो, यहाँ भी मैंने बस वही सेम तरीका का यूज़ किया है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यदि आपने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो 11 का मल्टीपल देखो तो 3 1 4 2 2 4, ऑप्शन हमारा बी सही हो रहा है। बातें समझ में आया, बस सिंपल सा है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर पे देखो। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो आप देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, समकोणीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई तो आएगा भाई, पाई आएगा, इसका मतलब ये है
कि ये तो 11 पचे 55, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? यहाँ पे देख लो, क्या इन दोनों 7 चुका 11, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। क्या ये 9 4 13 2, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। 1 6 यहाँ है, तो ये भी सब सारे के सारे। अब क्या करें भाई, कुछ नहीं करना। बाय का मान 22/7 भी तो होता, तो 7 से भी तो डिविजिबल करके देख लें। तो भाई क्या ये 7 से डिविजिबल हो रहा है? 7 7 49 कभी नहीं होगा। क्या ये डिविजिबल होगा? कभी नहीं होगा। क्या ये डिविजिबल होगा? 13 7 91, ये तो हो रहा है। और क्या ये डिविजिबल होगा? ये क्या 7 से भाग लगेगा इसमें? तो आप देखो 5 5 पे 5 7 7 49, ये भाग नहीं लगेगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बस इतनी सी दिमाग में रखनी है बात है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखो ये भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इसका अटेम्प्ट आप खुद करें। देख लो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई है। एक दिया है 3.4 और एक दिया है 5.2। तो तीसरी भुजा जो आपको निकालना है उसका रेंज बताना है आपको, कुछ नहीं करना। आपको दिया क्या 5.2 और 3.4, 5.2 और 3.4। तो एक बार इसका जोड़ देखते हैं। तो 4 2 6 और 5 3 8, कितना हुआ? 6 और 8 पॉइंट कितना हो गया? 8.6। और इसका अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1.6। क्या इन दोनों में 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में जो रेंज हमारा ये बना, यही हमारा इसका रियल रेंज भी हो जाएगा। बस मतलब 1.8 से छोटा बड़ा होनी चाहिए और 8.6 से क्या हो जाना चाहिए? उसके छोटा हो जाना। ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ बी नंबर ऑप्शन बताता है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, अब उसकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नए टप का जो त्रिभुज बन रहा है, तो उसका परिमाप दिया है। बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो आपको बताने कि उसकी परिमाप क्या होगी जो उससे बना हुआ है। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है PQR, ठीक, उसमें DEF उसका मध्य बिंदु हुआ, सभी भुजाओं का मध्य बिंदु हुआ। और यदि त्रिभुज की भुजाएं परिमाप 480 है, तो त्रिभुज DEF का परिमाप बताना है। भाई दोनों परिमाप की बात किया, इसका परिमाप दिया है, मध्य बिंदु है इसलिए आधा हो जाएगा। तो 480 का आधा कितना हो जाएगा बाबू? 240, जो ऑप्शन में नहीं था और रेलवे ने इसीलिए इसको गलत साबित किया था इस क्वेश्चन को। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप खुद देख लो कि NTPC जितनी भी एग्ज़ाम लेती है और लास्ट में जो भी शिफ्ट हुआ है, उन सब में इस क्वेश्चन का रिपीटेशन है और हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनसे हमारा 1 मार्क्स 2 मार्क्स चली जाती है। देखिए इसमें नज़रअंदाज नहीं करना। यदि आपको ये वीडियो देखनी है तो हमारे ऐप पे आके ज़रूर, इसका वीडियो हमारे ऐप पे डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको फुल्ली आप पूरा कंसंट्रेशन से डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि यदि आप जो भी बच्चे नहीं आप पढ़े हैं तो इसको कम से कम याद कर ले, क्योंकि रिपीटेशन यहीं से आता है। एक समचतुर्भुज की घूर्णी समरूपता बोल रहा है। अब भाई समचतुर्भुज की यदि घूर्णी समरूपता की बात कहेगा तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लो आप। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का रेखीय समरूपता। तो याद रखना बाबू, समांतर चतुर्भुज का रेखीय समरूपता 0 होता है। समांतर चतुर्भुज का रेखीय समरूपता क्या होता है? 0 होता है। अगला देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की घूर्णी, देखो रेखीय तो होता 0 लेकिन घूर्णी समरूपता 2 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का घूर्णी समरूपता अभी देखा हमने 2 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का, अच्छा चलो इससे पहले थोड़ी बात और मैं समझा दूँ कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कोई पतंग है, तो पतंग की घूर्णी समरूपता कितना? तो पतंग के लिए बाबू घूर्णी समरूपता 0, पतंग के लिए घूर्णी समरूपता 0। लेकिन कल को यदि बोल दिया वर्ग के लिए या वर्ग या आयत के लिए घूर्णी समरूपता कितना होगा, तो आपको कहना है 4। कितने कहने हैं? 4। लेकिन कल को ये बात बता दिए कि समचतुर्भुज के लिए घूर्णी समरूपता कितना है, तो समचतुर्भुज के लिए कितना होगा बाबू? 2। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे के सारे आप पॉइंट एक बार नोट डाउन कर लें और इसी में से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखो इस क्वेश्चन को आप करने का जो तरीका है, मैं बहुत ही बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। आज तक आप सब ने ज़रूर इस क्वेश्चन को कब किया होगा, लेकिन जो तरीका आप आज सीखने वाले हैं वो शायद आपके लिए काफ़ी यूनिक होने वाला है। कह रहे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों को पिघलने से बने घन की भुजा ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है मैं वो आपको बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए
और बोलेगा कि 2-3 घन को पिघलाया और चौथा घन के बना रहा है, तो उसके आपको क्या बताना है, घन की भुजा बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ। देखो, जब भी आप घन हो, गोला हो, जब भी 2 की बात 3 की बात करके चौथा बनाना है तो सबको जोड़ देना। तो 6 + का 8 + का 10 और बस 2 से भाग कर देना है। तो 8 × 6 = 14, 10 = 24, 24 का आधा कितना 12। बातें समझ में आया? क्या करना है, सभी को जोड़ देना और सभी की त्रिज्या हो, चाहे गोला हो, चाहे घन हो, चाहे घना हो, उन सभी को जोड़ देना और 2 से भाग कर देना। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी, 12। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है कि ये ना बस आपको थोड़ा सा भरमाने के लिए दिया है क्वेश्चन। भरमाने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन यदि आप पढ़ रहोगे और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखो, कह रहा है एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप दिया है 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा का माप दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है वृत्त की त्रिज्या क्या होना है। आप इस क्वेश्चन में बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ कि भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कंसेप्ट क्या दिया है, सबसे बड़ी जीवा, और आप बताओ इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे जो बड़ी जीवा होती है उसका परिधि व्यास होता है, और व्यास तो 10 दिया है, अब व्यास का आधा तो त्रिज्या होता है, तो 10 का आधा 5। बस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे में 100 पौधे लगाने हैं। 100 पौधे को रोपा जाना है। कितने पौधे रोपा जाना है भाई? 100 पौधे रोपा जाना है। वर्गाकार मैदान है और इनके प्रत्येक में कितने पौधे लगाने हैं? 100 पौधे लगाने हैं। तो कह रहा पूरे मैदान को रोपने के लिए पौधे की आवश्यकता कितनी? 4 पौधे। तो यहाँ पे आ गया ना, तो बस इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जितने पौधे हैं उसको मल्टीपल कर देना 4 से, और ये चारों कोनों पर का पौधा घटा देना है। तो 400 में से यदि आप 4 माइनस किए तो आपको क्या बचा? 396। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 396, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 3136.0 वर्ग मीटर है, और एक महिला को कहा जाता है कि इतने मीटर प्रति सेकंड से मैदान को वर्गीय मतलब विकर्णीय रूप से मतलब तिरछे तौर पर पार करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आप यदि जो भी बंदे यदि सीरियस हैं तो उसका ज़रूर आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएंगे, और यदि नहीं बना आपसे कोई बात नहीं, अगले वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी तैयारी किस तरह से है और आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। मैं इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वेट करिए इसके लिए अगले वीडियो तक। अगले क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखो कि एक कह रहा है 40 मीटर और 30 मीटर, 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है एक क्या? अंकिता खड़ी है, ठीक। अब यदि अंकिता खड़ी है तो आपको बताना है कि आयताकार कोने, यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल दूरी कितनी होगी? तय की गई दूरी बताना है। आप ये देखो ये बात क्या कह रही है। ये मान लो कि आयताकार ज़मीन है और ये 40 है तो ये 30 होगी, बात समझ में आया। और ये विकर्ण से दौड़ा, तो विकर्ण से दौड़ेगा भाई, आपको पता है ये तो समकोण बना रहा है। ट्रिपलेट आपको याद है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, तो 50 हो गया। अब कह रहा है कि पूरी दूरी तय करने में यहाँ से गई और यहाँ से वापस आ गई, तो 50 दूनी 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 45 रुपये वर्ग मीटर की दर पर एक 65 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत खर्च कितना है? यदि आप देखना चाहें तो आपको सबको क्या करना है भाई? आपको सबको क्या करना है? आप देखो ना, सबको तो मल्टीपल करना है। मल्टीपल करेंगे तो कौन सी नंबर? 45 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है? 9 का। और 9 के लिए इसमें ऐसे क्वेश्चन चुनेंगे, ऑप्शन चुनेंगे जो 9 से क्या हो? पूर्ण रूप से भाग हो जाए। साथ ही साथ एक और चीज़ देखना हमें कि आपको ये मीटर में है और ये है डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? 100 से भाग करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के 2 अंक बाद देखना पड़ेगा हमें। और ऑप्शन नंबर हमारा, और उसमें क्या एक तो कट जाएगा, एक तो हमारा क्या होगा इसमें? 1 0 तो कट जाएगा, मतलब क्या? एक ही ऐसा ऑप्शन है, वो है ए। तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक आयत का परिमाप दिया है 34 सेंटीमीटर और विकर्ण दे दिया 13,
तो आपको उसका क्षेत्रफल बताओ। अरे भाई यदि आप सिंपल सोचोगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं तो सीधा आंसर बोल दूंगा 60। क्यों ऐसा? इसलिए कि विकर्ण भाई 13 दे दिया। आप खुद सोचो, विकर्ण जब 13 होता है तो आपको ट्रिपलेट रूल नहीं क्या पता? 5 12 13 होता है। इन सबको जोड़ दो, देखो 34 हो रहा है। तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो 12 पंचे 60, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, 12 पंचे 60। बातें समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, बस आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। और जिन भी बंदों को ट्रिपलेट याद नहीं है मैं उसको रिकॉल करवा दूं कि आपको 5 ही ट्रिपलेट वैल्यू याद रखने हैं। चलो आज करवा ही देता हूँ आप लोगों को रिकॉल। देखो 5 कौन कौन से ट्रिपलेट आपको याद रखना है। सबसे पहला जो ट्रिपलेट है वो हमें याद रखना है 3 4 और 5 का। ये बेसिक वैल्यू है। मतलब यदि आधार 3 या लंब 3 या आधार 4 या लंब 4 हो तो कर्ण हमेशा 5 ही होगा। सबसे बड़ी भुजा 5। अब इसमें जितना भी 2 से गुना करोगे तो ये 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट बनेगा। 3 से गुना करोगे तो 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट। जिससे गुना करते जाओगे वो ट्रिपलेट बनता जाएगा। एक तो ये ट्रिपलेट था आपने देखा। उसके बाद दूसरा ट्रिपलेट देख लो। ट्रिपलेट याद बस 5 याद कर लो ना। बेसिकली आपको जो रेलवे जो पूछती है ये इसी 5 से आपको बार बार ट्रिपलेट पूछती है। तो आपको क्या ज़रूरी है भाई उतना खत्ता उपचने का। एक ये हुआ। एक तो याद रखना है आपको 9 40 41 का। उसके बाद आपको याद रखना है 5 12 13 का। बातें समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको याद रखना है 8 15 17 का। ठीक है, तो ये सारे ट्रिपलेट आपको दिमाग में रखनी है। सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है आपका कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितने आयत की लंबाई 15% बढ़ता है, प्लस का मतलब बढ़ता है, और चौड़ाई 10% घटता है। कितना घटता है? 10% चौड़ाई में कमी होती है। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आयत ये रहा आपका ऑप्शन। आप इसके लिए जो सिंपल फॉर्मूला है मैं उसको समझा देता हूँ कि x प्लस माइनस का y और प्लस माइनस का एक्स वाई अपॉन में 100 कर देना भाई, कुछ नहीं करना। ये है किसी भी बहुत सारे ये जो फॉर्मूला आपको बहुत सारे चीज़ों पर लागू होता है। परसेंट बढ़ोतरी, घटो बढ़ो, लाभ हानि, बहुत सारे चीज़ों पर। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकता हूँ। देखो पहले क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हुई है ना। 10% पहले क्या हुआ, 15% की वृद्धि होती है और दूसरे में 10% की हानि होती है। यहीं पे मैं देखो इस क्वेश्चन को, तो यदि 10% की वृद्धि होती है 10 प्लस का, फिर ये माइनस का क्योंकि हानि भी है, और प्लस माइनस माइनस इन दोनों का गुना और बट्टे कितना 100। 1 0 से 1 0 चला गया। 10 में से 15 में से 10 गया तो 5 और माइनस का 1.5, 5 में से 1.5 घटाएंगे तो 3.5 इसका सही आंसर हुआ। और 3.5% ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बातें समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है तो 1 किलोग्राम कितनी है भाई? 36 रुपये आ रही, खुद कर लो। हाँ ये जो है समझने वाला क्वेश्चन है कि घड़ी की सुइयां 2 बजे एक न्यून कोण और एक वृत्त कोण बनाती है। तो वृत्त कोण की डिग्री में माप बताना है। मैं चाहूँगा कि अब देख लो यहाँ पे, ये मैं आंसर सीधा बोलता हूँ 360। ऐसा कैसे? देख लो आप, जो घड़ी है तो टोटल कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आपको बताया 12 पूरे घंटे तो 12 का होता है। इसमें से 360 बट्टे 2 घंटा कर देना, 12 3 36। तो 2 घंटे में वो 30 कितने डिग्री का बनाएगा? 60 डिग्री का बनाएगा। तो अब 2 घंटे कितने और उसके बाद कितना हो जाए तो देख लो। तो 2 घंटे में कितना? 360 माइनस 60 घटा देंगे तो 300 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ना आप जरा, अच्छा वाला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है, जो कि इसमें 9 बॉल, वाइड या ओवर थ्रो नहीं लिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लो आप खुद देखो। कह रहे एक बल्लेबाज है, क्रिकेट खेल रहा है, स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है, जबकि उसमें ना तो 9 बॉल हो, इसमें 9 बॉल, वाइड, ओवर थ्रो शामिल है ही नहीं। तो क्या करोगे, कितने आंसर आएगा भाई देख लो। अब यदि आप देखोगे तो बल्लेबाज अगले ओवर में स्ट्राइक पर रहेगा तो एक ओवर में अधिकतम स्कोर कितना होगा? 5 तो छक्के लगा सकते हैं और प्लस का 1 रन होगा। तो 5 कितना हो गया यहाँ पे? 30 प्लस का 1 कितना रन हो सकता है? 31 हो सकती है। बातें समझ में आया? क्योंकि एक तो उसने खेल लिया ना, स्ट्राइक पे रहेगा तो भाई 1 रन तो लेके गया होगा तभी ना स्ट्राइक पे हुआ। तो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी हिलेरियस क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था।
आप जो भी क्रिकेट के प्रेमी हैं वो देख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने जान के लिया है। आपको कह रहा है कि 15, 18, 27 और 30 में से कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इससे विभाजित है। आप यदि देखना चाहेंगे तो सभी लगभग सबका समान से अंतर सेम है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि 3 से तो सब कट रहा है भाई, लगभग सब कट रहा है। लेकिन 27 से जब काटने की बारी आएगी तो आपको क्या देखना पड़ेगा, 27 तिया 81, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कट रहा है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको देख लो कि इसका महत्तम पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो आप यदि देखना चाहें तो 16 और 12 में, सॉरी 16 और 24 का महत्तम, इन दोनों का अंतर कितना, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एलसीएम बोलेंगे तो ये कहाँ पे जाके सबको काट रहा है, तो 48, तो 8 48 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है वो समझाता हूँ। कह रहा है कि 72 और 48 का महत्तम, इन दोनों में बस अंतर निकाल दो भाई, 24 है, क्या 24 इन दोनों को काट रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बस इजीली चीज़ों को समझना है। अच्छा, 12 पुरुष की लंबाई का माद कितना है भाई, 1.70 मीटर है। और 8 महिलाओं की लंबाई का माद कितना है, 1.60 मीटर है। तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझो इसको। क्वेश्चन का जवाब आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा है। आप यदि देखोगे तो पूछा क्या, महिलाओं की लंबाई और कुल महिला दी तो गई है माद, तो 16 × 96 कितना होता है, 16 × 128, 12.8 हो जाएगा। यार क्या क्वेश्चन है। हाँ, 9 के प्रथम 30 गुणज का औसत अंक बताए, औसत क्या है, कुछ नहीं करना। 9 का प्रथम 30 गुणज, तो पहला तो संख्या 9 होगा, और अंतिम 9 तिया 27, 270 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो इसको यदि दोगे तो 279 अपॉन में कितना, 2। अब काटो इसको, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, अरे भाई 2 एकन 2 और 2 तिया 6, और उसके बाद कितना आ जाएगा, एक पे 9 तो 139.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, कट गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि पहली 40 प्राकृतिक संख्या का माद, कुछ नहीं करना, 40 है ना, तो प्रथम संख्या प्लस का अंतिम संख्या बट्टे 2, 41 बट्टे 2 सारे 20। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी कुछ ना कुछ सीख, मैथ का जो आप लोगों को मैथ का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि आपको इस मैथ के इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। और यदि आपको इसी तरह का फ़ायदा उठाना है, लाभ उठाना है, तो हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे भी आपको आने वाले जो टाइम है उसमें मैं बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन का सिलेक्शन और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी लाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए। चलिए, अब हमारा बारी है रीजनिंग का। अब हम करने वाले हैं रीजनिंग। जितनी अच्छे से आपने मैथ को पढ़ा उतनी ही अच्छे से आपको हम रीजनिंग को भी पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका, आज हम पढ़ेंगे डाइस, और डाइस मतलब पासा। पासा से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। पासा आपको पता होगा 2 तरह के होते हैं, एक कॉमन होता है उससे। अब देखो, जब भी कोई पासा होगा आपको दिया रहेगा ऐसा, तो आपको करना है क्या है, आप जब भी पासे को बोले कि निम्न में से कौन इसका विपरीत है, कौन अपोजिट है, तो जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन है, आपको देखा होगा कि यहाँ पे क्या दिया है कि 4 2 3 है और 5 4 5 6 है, तो इसमें बताना है कि एक दूसरे का विपरीत कौन है। तो यहाँ पे देखो, अब जहाँ पे चीज़ें कॉमन है ना वहाँ से शुरू करना हमें। जैसे यहाँ पे देखो, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 के बाद कौन आएगा भाई, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा। इसमें भी 4, 4 के बाद कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद कितना आएगा, 6। और ये सारे के सारे एक दूसरे का क्या हुआ, अपोजिट है। ये सारे के सारे क्या एक दूसरे का अपोजिट है, और यही आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे पूछ देगा कि बताओ इसमें निम्न में से एक दूसरे का अपोजिट कौन है, तो 3 देखो कॉमन क्या है, 6। 6 से चलेंगे तो 6 1 3, और यहाँ भी 6 से चलेंगे तो 6, उसके बाद 5 और 4। बस जो कॉमन है एक दूसरे का, कौन सा कॉमन है भाई बताओ। अब 6 से तो 6 है ना, आ तो गई ना, लेकिन क्या नहीं आया, देखो 1 3 4 5 तो आ गया, 2 नहीं आया। तो 6 का उल्टा 2, 1 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4। बातें समझ में आया मेरे यार। देखो अगला क्वेश्चन है, अब इसका अपोजिट आपको ढूंढना है। कैसे करोगे, यहाँ भी कॉमन क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 2 4, यहाँ से 5 1 2, 5 1 3। अब बताओ 1 2 3 4 5 आ गया, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कौन नहीं आया, 6 नहीं आया। बातें समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप प्लीज़, आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं बता दूँ कि कल को ऐसे 2 डैश दे दिया, 2 डैश दिया, और यहाँ पे बोला
यहाँ पे बोला कि ये 6 है, ये 4 है और ये 3 है, तो आपको बताना है कि दूसरे डैश पे जो नंबर आएगा वो क्या होने वाला है भाई। ये 2, ये 1 और सॉरी ये 3 और ये मान लो कि आपका कितना हुआ, ये हो गया आपका 5। तो आपको बताना है कि एक दूसरे का उल्टा क्या है। तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं अगला थ्योरी क्या है कि जब भी आपका एक कॉमन चीज़ होगा या 2 कॉमन होगा या कोई कॉमन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे 1 2 3 है ना, तो आपको बताना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको थ्योरी क्या होगा कि एक पासा में कुल कितने सतह होते हैं भाई, 6 सतह होते हैं, जिसमें हमें एक साथ कितने कटे होते, 3 सतह दिखाई देते हैं और 3 सतह क्या होती है हमारा, छिपी हुई होती है। आप देखो एक पासा में तो आपको 6 सतह हुआ, तो 3 1 2 3 दिखाई दिया और 3 क्या होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखो इसकी थ्योरी, आगे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे देखो यहाँ पे। अब जो डायस होती है, पासा होता है 2 तरह का होता है, एक होता है साधारण पासा और एक होता है स्टैंडर्ड या व्यापक पासा। जो साधारण पासा होती है उनमें उन अंकों का योग क्या होता है, 7 होनी चाहिए, जोड़ी क्या होनी चाहिए। यदि किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो ऐसे पासा को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पासा को साधारण पासा। देखो 4 3 7 है कि नहीं है, बातें समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ABC है, तो ABC में कितना पड़ोसी का हमें जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो A और F कितना हो गया, 6 1 7 हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। अगला देख लो आप, इसमें से आपको कई बार पूछ देता है कि कौन सा इसमें से जनरल पासा है, कौन सा स्टैंडर्ड पासा है। देखना है पड़ोसी पासा का जो 7 है तो ये है क्या, जनरल। 7 है जनरल, क्या 7 है जनरल, क्या यहाँ पे 7 नहीं है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। बातें समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करवाता हूँ आपको कि इसमें बताना है कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो क्या इन दोनों का सम 7 है, नहीं है भाई, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। इसमें देखो क्या इन दोनों का सम 7 है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, जनरल हो गया। अब ये देखो इन दोनों का क्या 7 सम है, नहीं, 7 होना चाहिए, 7 से अधिक या कम की बात नहीं कर हमने। तो इसका स्टैंडर्ड डैश क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डैश हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डैश में क्या खूबी है मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड डैश की खूबी ये है कि उनमें अपोजिट साइड का सम कितना होना चाहिए भाई, 7 हो जाना चाहिए। तो 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। बातें समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये भी समझ में आ रहा है। यदि जिसका जनरल आप मतलब जिसका सम पड़ोसी डेटा का सम 7 हो जाएगा वो हमारा जनरल होगा। ये भी देख लो आप, इसमें भी क्या होने वाला हमारा स्टैंडर्ड, क्योंकि 7 नहीं आ रहा है, 7 से ज़्यादा या कम हो रहा है, इसमें 7 आ रहा है, जनरल। अगले हमारा जो है, अब हम इसमें देखो हम घन घना पढ़ने वाले हैं। तो छोटे जैसे देखो इसमें कुछ कट दे देगा, आपको बताएगा कि कॉर्नर शीर्ष घन में कितने होंगे। तो शीर्ष घन में हमेशा याद रखना कि शीर्ष में टोटल 8 कोने होते हैं। कितने घन होंगे, 8। मिडिल में बोलेगा तो हमेशा याद रखना फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस का 2, 12 इंटू एन माइनस का 2, ये फॉर्मूला याद रखना। ये कब होता है, मध्य घनों की संख्या होती है। यदि आपको बोलेगा केंद्रीय घनों की संख्या तो क्या होगा, 6 इंटू एन माइनस का 2, पूरा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, आपको ये बात याद रहेगा, यदि 3 सरफेस वाला पॉइंटेड हो तो 12 होगा, 2 वाला होगा तो 12 इंटू एन, टोटल कितने होते हैं, तो टोटल क्यूब की संख्या एन क्यूब होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपको अभी क्वेश्चन करोगे तो ये बात समझ में आएगा। कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे, तो 15 का तो एन क्यू पहले तो आप देख लो कि 15 में 3 से भाग करेंगे तो कितना घन आएगा, 5 आएगा, 5 का क्यूब कितना, 125, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो सभी चेहरे वाले पीले रंग का एक घन बराबर आकार में 27 घनों में काटे जाते हैं, तो सब कितने छोटे घन केवल चेहरे पर प्राप्त होगा। तो भाई आपको बताना है, तो ये एन क्यू का मान कितना है, 27, तो एन का मान कितना हुआ, 3। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो 6 n माइनस 2 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो कितना हो गया, 6 हो गया इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन के मान कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि क्यूबिक्स की संख्या पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, इसको आपको खुद करके दिखाना है। ठीक है, इसको आपको खुद करना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे, ये भी आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है
माह का तीसरा दिन सोमवार है, तब निम्नलिखित में उस माह के 21वें के 5वां दिन कौन है? ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो आज की जो हमने देखा कि आज का जो सेशन था काफ़ी हिलेरियस था और 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही यदि हमसे जो हमारा यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।